दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों आज हम राजस्थान के उपचुनावों को लेकर चर्चा करेंगे। इन 7 सीटों पर कौन सी पार्टी का कब्जा होने वाला है, इस पर पूरा विस्तार से चर्चा होगी और रमेश गांधी जी हमें पूरी अपनी राय देंगे इन सीटों को लेकर। और वहीं क्या पूर्वी राजस्थान की सियासत में बदलाव आने वाला है। सभी जानते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिन्होंने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था, आखिर ये थप्पड़ क्यों मारा था, इसके पीछे क्या वजह रही होगी, इस पर भी बात करेंगे। और इसी वजह से नरेश मीणा को टॉक जेल में बंद किया हुआ है, जिन्हें मिलने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और गृह मंत्री पहुंचे। उसके बाद वह समरावता गांव के लिए रवाना हो गए। फिर उन्होंने समरावता गांव में लोगों से बातचीत की, उनका हाल चाल जाना। इस थप्पड़ कांड को लेकर नरेश मीणा के समर्थकों में, गांव वालों में काफी आक्रोश भी दिखाई दिया। इसी घटना से संबंधित वहां मौजूद लोगों ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से कुछ ऐसे सवाल कर लिए जिससे नाराज होकर उन्हें वापसी भी लौटना पड़ा। आखिर क्या थी वह सवाल, इस पर भी बातचीत करेंगे। और राजस्थान की और भी खबरों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद है राजस्थान से सीनियर जर्नलिस्ट रमेश गांधी जी। रमेश गांधी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी। जी आप पहले आज हम उपचुनावों को लेकर चर्चा कर लेते हैं। क्या अपडेट है उपचुनावों को लेकर आपके पास? देखिएगा, उपचुनावों की पूर्व संध्या वेला पर राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज नशा ने जो अपना एग्जिट पोल निकाला है, उसके मुताबिक यहाँ पर 3 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि उसकी 4 सीटें हैं। 2 सीटों का उसको घाटा होता दिखाई दे रहा है। वहीं 84 और सलूम्बर सीट भी आदिवासी पार्टी के कब्जे में जाती दिखाई दे रही है, जबकि एक सीट राजकुमार रोहत वहां से विधायक थे, लेकिन इस बार उनको वहां बढ़त दिखाई दे रही है और वह कांटे की टक्कर है, क्योंकि वहां की भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत विधायक अमराराम मीणा की अर्धांगिनी शांता देवी मीणा चुनाव लड़ रही हैं। सैंपति लहर भी है, लेकिन बाप पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वह काफी लोकप्रिय प्रत्याशी है और इस सीट पर बहुत कम वोटों से हार जीत का मार्जिन रहेगा। वहीं हम सबसे ज्यादा बहुचर्चित बहुविवादास्पद सीट उनियारा देवली की कर रहे हैं। यहाँ नरेश मीणा ने पूरे चुनाव में एडीएम को थप्पड़ मारकर चुनाव की रंगत बदल दी है और चुनाव को बिहारी स्टाइल में रंगत देने की कोशिश की गई थी। गांव में आग लगा दी गई, लाठी भाटा जंग हुआ, गोली चली और काफी उपद्रव हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये सीट कांग्रेस की 2 बार की पूर्व डीजीपी और वहां के विधायक और सांसद हरीश मीणा के कब्जे की सीट है। लेकिन इस बार ये सीट खिसकती नजर आ रही है कांग्रेस के हाथ से, क्योंकि जिस प्रत्याशी को टिकट दिया वो भाजपा का ही प्रत्याशी था और उसका जोर और उसका परिचय इलाके में न होने के कारण इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर, जो कि पूर्व में विधायक भी रहे हैं इस सीट से, उनकी बढ़त और उनकी जीत नजर आ रही है। नरेश मीणा भी दम ठोक रहे हैं, लेकिन नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहेंगे। उन्होंने जिस हिसाब से अपने पैरों में अंतिम दिन कुल्हाड़ी मारी है और वह चुनाव का मंगरीलाल का हसीन सपने का जेल से ख्वाब देख रहे हैं कि 23 तारीख को मैं एमएलए बन जाऊंगा, लेकिन उनका सारा राजनीतिक जीवन चौपट हो गया है और इतने मुकदमे हैं कि चुनाव के बाद उनको तारीख पेशी से फुर्सत नहीं मिलेगी। 30 मुकदमे उनके ऊपर लादे गए हैं और पुराने भी हैं, इसलिए वह चुनाव 23 तारीख का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद उनका भविष्य तय होगा। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम झुंझुनू सीट की। झुंझुनू सीट
शीशराम ओला की पैतृक सीट है और वहां की जनता शीशराम ओला जी में और उनके बेटे ब्रजेंद्र ओला जी को बहुत आदर श्रद्धा के साथ चुनाव जिताती आई है। ब्रजेंद्र ओला 2 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार वह सांसद बन गए हैं। सीट खाली होने पर उन्होंने उनके सुपुत्र इंजीनियर अमित ओला को टिकट दिया है। हालांकि अमित ओला की खिलाफत भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने ही मुस्लिम प्यादों के माध्यम से इस चुनाव में करवा चुके हैं और मुस्लिम बहुल इलाके के लोग अशोक गहलोत के कट्टर जानी दुश्मन निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गूढ़ा के चुनाव प्रचार में जबरदस्त तरीके से कैंपेन करते हुए देखे गए थे और यह सीट भी राजेंद्र गूढ़ा और अमित ओला के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी भामू जी हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी तो अमित ओला हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के प्रत्याशी भामू जी हैं। वह भी अगर इन दोनों की लड़ाई होती है निर्दलीय और कांग्रेस की तो वह सीट निकाल सकते हैं। अब देवली उनियारा के बाद सबसे ज्यादा हॉट सीट है हनुमान बेनीवाल की पत्नी की खीवसर की, जहां हनुमान बेनीवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वहां उस सीट जीतती नजर नहीं आ रही है क्योंकि वहां कांग्रेस की प्रत्याशी तो बाक ओवर देकर हारी हुई महसूस कर रही है क्योंकि डॉक्टर रत्ना जी उनके पति डीजीपी थे पूर्व, भाजपा से एक दिन पहले आए कांग्रेस में तो उनकी छवि खराब हो गई है। इसलिए कनिका देवी बेनीवाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीतने की 90% उम्मीद है। कुल मिलाकर रामगढ़ में जुबैर खान के पुत्र आर्यन खान कांग्रेस की एक सीट से जीत रहे हैं और एक आध सीट और उनको मिल जाएगी। 2 या 3 सीट पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा, जबकि भाजपा के जबरदस्त चाणक और इन चुनावों में अपने तेवर दिखाने वाले मुख्यमंत्री भजन लाल ने यह सिद्ध कर दिया है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को हल्के में लेती थी, अब वह उनको बहुत गंभीरता से ले रही हैं क्योंकि जिस चाणक्य नीति से उन्होंने इस चुनाव का संचालन किया है, फील्डिंग की है, फुलटास बोले मारी हैं, से ऐसा लगता है कि भजनलाल सरकार का राजस्थान सूबे में 1 सीट से 3 सीट पर भी पहुंचने पर रुतबा बढ़ेगा। हालांकि उनकी सत्ता पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि हुकूमत की सरकार है, लेकिन प्रतिष्ठा गौरवान्वित होगी, बढ़ेगी मोदी और अमित शाह की निगाह में। वहीं कांग्रेस में अगर 4 सीटें थी, 2 पर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ा तो प्रतिष्ठा गिरेगी अशोक गहलोत की, सचिन पायलट की, गोविंद सिंह डोडासरा की और टीकाराम जूली की। बड़ी बड़ी ढींग हक्का करते थे, अपने अपने लोगों को टिकट दिलाया, जीतने वाले उम्मीदवारों के टिकट काटे और चुनाव प्रचार भी नहीं किया है और प्रत्याशियों को हराने के लिए उन्होंने चौसर बिछाई है। इसलिए कांग्रेस को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, चाहे वो 7 की 7 सीट जीत जाए, लेकिन इन नेताओं के नाम जो गिना है उनकी प्रतिष्ठा पर हाईकमान द्वारा विश्लेषण किया जाएगा कि इनकी प्रतिष्ठा कितनी राजस्थान सूबे में बची है, इनका कितना प्रभाव बचा है कि वह 7 सीटों में से 4 सीट जो विधानसभा के चुनाव में जीती थी और लोकसभा के चुनाव में 11 सीट जीती थी, उसके बाद भी
वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। राज राजकुमार रोहित की 2 सीटें आ सकती हैं और उन्होंने जो कैंपेन किया है उसके मुताबिक, लेकिन राजकुमार रोहित की पैतृक सीट 84 की, वही हमको जी। उनके खाते में नजर आ रही है। कुल मिलाकर 1 सीट आप पार्टी को और 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीट कांग्रेस को और एक हनुमान बेनीवाल की राजोपा पार्टी भी जीत जाती तो एक उसको भी मिलेगी। कुल मिलाकर ये हमारा चुनावी विश्लेषण है। अब हम चर्चा कर रहे हैं नरेश मीणा थप्पड़ कांड की। नरेश मीणा थप्पड़ कांड में नया नया मोड़ आ रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल ने जी। जो चाणक्य नीति और जो गुगली बोलें फेंकी हैं इस समय, उनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह कर रहे हैं कि उन्होंने इतने बड़े बवंडर को बहुत सौम्यता से, गंभीरता से और अपनी पारदर्शी राजनीतिक निगाह से उसको ऐसा हल कर लिया है कि सूबे में 2 दिन में ही अमन चैन आ गया है और नरेश मीणा और उनके समर्थक सरकार से बातें भी करने लगे हैं। नरेश मीणा तो स्वयं ही जब जेल जा रहे थे तब कहा था कि भजनलाल सरकार से मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जी। उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी और उन्होंने कहा था कि मुझे तो कांग्रेस से गिलानी है क्योंकि उन्होंने मेरा टिकट काटा है। मुख्यमंत्री भजनलाल स्वयं पिक्चर में नहीं आ रहे हैं, पर्दे के पीछे से ही वह अपने वायोवृद्ध वरिष्ठ मंत्री और मीणा समाज के कद्दावर नेता करोड़ीलाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भैडम के माध्यम से इस सारे बवंडर को बहुत बारीकी से सुलझा रहे हैं और जैसी गाइडलाइन वह देते हैं वैसा ही कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा करते हैं। करोड़ीलाल मीणा का अहम किरदार इस समय पूर्वी राजस्थान में मीणा समाज में काफी अहम किरदार माना जा रहा है। उन्होंने पिछले 2 दिनों से ताबड़तोड़ मीटिंग और जेल में जाकर नरेश मीणा से मुलाकात करना और 52 उनके अन्य साथी जो आरोपी हैं उनसे मुलाकात करना, उन्हें मुख्यमंत्री का संदेश देना और उनकी वकालत करना कि सरकार आपके साथ है। सरकार गांव में जो तांडव हुआ है, घर जले हैं, गाड़ी जली है, लोगों को चोटिल हुए हैं, उनको मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी देगी। कुल मिलाकर अब मुख्यमंत्री भजनलाल आश्वस्त हो गए हैं कि नरेश मीणा के कुछ समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे सूबे में कोई अशांति नहीं होगी और ये मामला अब 23 तारीख के पहले ही शांत हो जाएगा। करोड़ीलाल मीणा और जवाहर सिंह मैडम कल राबता गांव में गए थे। वहां उन्होंने गांव वालों की जमात और वहां की जनता से यही पूछा कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन नरेश मीणा के कुछ समर्थक और प्रायोजित कर कुछ उसमें भेजे गए लोगों ने इस प्रकरण में अपनी अपनी राय शुमारी दी और प्रकरण को बिगाड़ने की कोशिश की। करोड़ीलाल मीणा जो लोग ऊंची आवाज में खिलाफत कर रहे थे
उनकी बात से खिन्न होकर चल दिए। उन्होंने कहा कि अब नरेश मीणा ही आपकी समस्या का निदान कराएगा, लेकिन सीनियर मंत्री जवाहर सिंह बेडम उनको फिर पकड़ के लाए और उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा जी जो कहेंगे वही होगा, आप गांव वालों को, आप किसी के बहकावे में ना आए। किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि मजिस्ट्रियल जांच, न्यायिक जांच में 5-7 साल का समय लगेगा। अगर कमिश्नर से जांच करवा ली जाए, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि मैं तो सीबीआई से जांच कराने को तैयार हूं, लेकिन समय लगेगा और निर्दोष लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा समय पर। सरकारें बदल गई हैं, लेकिन आज तक ना सीबीआई की रिपोर्ट आई है, न्यायिक जांचों की रिपोर्ट आई है। इसलिए कमिश्नर से जांच करवाकर जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ मैं सख्त कदम उठाऊंगा। लेकिन अभी बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि कुछ उग्रवादी लोग नरेश मीणा की सेना में जो हैं वह वार्ता में विघ्न डालते हैं और वार्ता फेल करते हैं। कुल मिलाकर राजस्थान सूबे में अब काफी नरेश मीणा कांड शिथिल पड़ गया है। नरेश मीणा भी कह रहा है कि गांव वालों को न्याय मिले और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जो मुख्यमंत्री के प्रस्ताव लाए हैं उसमें से कई प्रस्ताव उनको मंजूर भी है, लेकिन कुछ लोग जो एबीसीडी नहीं जानते हैं कानून की, सिवा हुड़दंग करने और विघ्न डालने के अलावा उनके पास कोई चारा और कोई काम नहीं है गुंडागिर्दी करने के अलावा। वे कह रहे हैं कि एसपी कलेक्टर पे मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। जबकि किरोड़ीलाल मीणा जी कह रहे हैं कि ये बहुत असंभव है, हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया भी होती है और एक कानूनी प्रक्रिया होती है। उसमें वह दोषी कहाँ दिखाई दे रहा है? उन्होंने कोई मारपीट की है या किसी के साथ भेदभाव किया है? हुड़दंग में किसने गाड़ियां जलाई, किसने मकान जलाए? आखिरकार बाहर से किरोड़ीलाल मीणा जी ने जब जेल में 52 लोगों से मुलाकात की तो 9 लोगों के पैरों में हाथों में चोटिल थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ से आए थे? कोई जयपुर से, कोई करौली से, कोई 12 छिपावाड़ों से, जी। कई इलाके से, पूर्वांचल से मीणा समाज के लोग पहुंचे थे और उन्होंने ना समझी कर इतना बड़ा कांड कर दिया और नरेश मीणा पर 10 मुकदमे 2 दिन में लग गए। कुल मिलाकर अब वह 30 या 32 मुकदमों के शासन की निगाह में मुलजिम बन चुके हैं और इन मुकदमों में उन्हें हर दिन तारीख वैसी भी करना पड़ सकता है न्यायालय में, क्योंकि लंबी फहरिस्त है। नरेश मीणा भी समझ रहे हैं कि अगर मैंने शासन से टकराव लिया तो मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा, इसलिए वह फूक फूक कर अब कदम रख रहे हैं और मुख्यमंत्री में पूरी आस्था और किरोड़ीलाल मीणा में पूरी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस नजारे को, इस मंजर को एसी रूम और अपने कमरों से और अपने पालतू मीडिया के दोस्तों से वक्तव्य दिला रही है। ना तो वह सड़कों पर उतर रही है और ना आंदोलनकारियों के लिए नरेश मीणा को समर्थन कर रही है। कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस नरेश मीणा को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट मान रही है, इसलिए केवल खाना पूर्ति कर रही है। कुल मिलाकर नरेश मीणा कांड अब वाद विवादों की भंवर में फंस गया है, लेकिन उसका हल चाणक्य मुख्यमंत्री भजन लाल निकाल लेंगे।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।